हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, मीडिया स्टार वर्ल्ड इस कार्यक्रम में खबरों के पीछे की खबर तक पहुंचने की कोशिश करता है और अपने दर्शकों को वो सब बताने की कोशिश करता है जो आमतौर पे अखबारात में, टेलीविजन में कहीं आपको नहीं मिलता। अभी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनआरसी, सीएए के प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को, हत्ता के उस रिक्शा पुलर को भी जो सवारियां वहां तक पहुंचाता था, उस पर भी बहुत बड़े रकम का नोटिस जारी किया गया है। और उसके अलावा बहुत बड़े नाम जो सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, उनके खिलाफ जो बोर्ड लगे थे, साइन बोर्ड, जिसमें नेम एंड शेम जिसे कहा जाता है, उन बोर्ड्स के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया। लेकिन उसके बावजूद अब भी वो सिलसिला रुक नहीं रहा। इसके बरखिलाफ काम करने वाले लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। उसमें से एक अहम नाम है अमीक जामेई साहब का, जो आज मेरे साथ खास मेहमान हैं, जो संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के कन्वीनर हैं और समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं। लखनऊ में रहते हैं। स्काइप के जरिए हम अमीक जामेई साहब से जुड़े हैं। वेलकम है अमीक जामेई साहब। आप बताइए कि ये जो अभियान है वो कितना कामयाब है और जिस तरह से इशारे मिल रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, जिस तरह से वो सख्ती अपना रही है तमाम अपने मुखालिफिन के खिलाफ और सेकुलर फोर्सेस के खिलाफ खास तौर पे, ऐसे में काम करना आपके लिए कितना मुश्किल है, कितना आसान है और उसके बीच भी आपको क्या कामयाबियां मिली? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया स्टार वर्ल्ड का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने बात करना ज़रूरी समझा। आपका मीडिया वर्ल्ड पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पे हमें एक छोटी सी बात को रखने का मौका मिल रहा है। तो आपकी पहले तो बहुत मोहब्बत कि आपने ये इसके लिए वक्त निकाला। दूसरा, देखिए, ये जो 2014 के बाद का दौर है, ये भारत के जो पूरा द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी और जमहूरियत, जो इंस्टीट्यूशंस थे हमारे देश के अंदर, ये उनके धराशायी होने के बाद का भारत है। और आप देख रहे हैं कि हुकूमतों के सामने वैसे तो कोई भी हुकूमत अपने खिलाफ कोई आवाज को पसंद नहीं करती है, लेकिन पहले की हुकूमतों में आप कम से कम प्रोटेस्ट कर सकते थे, आप प्रधानमंत्री का घेराव कर सकते थे, आप 7 रेस्कोर्स घेर लेते थे जाकर, आप जाके इंडिया गेट को घेर लिया करते थे। लेकिन आज तो जंतर मंतर हो या लखनऊ का विधानसभा हो, उत्तर प्रदेश में कोई अपनी आवाज को सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। देखिए देखिए, ये जो सीए एनआरसी का जब पूरा पार्लियामेंट के अंदर, जब सीए का बिल, कैब, उसका नाम तब कैब था, जब इस बिल को आना था, तो उसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कुछ नौजवानों ने, हम सब लोगों ने एक साथ ये तय किया, ये जो बिल है, ये बेसिकली भारत की जो संविधान की आत्मा है, ये उसके खिलाफ वर्जी है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान मैटर नहीं था। इसमें ये था कि ये एक नाज़ी जर्मनी, हिटलर के आइडिया पर भारत में जो है एक बड़ी आबादी को, जो गरीब है, कमजोर है, उसको जो है बेदखल करने का ये पूरा प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्तर पर ये सोचा कि भारत में उत्तर प्रदेश की आवाज बहुत बड़ी है दुनिया में। तो हम लोगों ने तय किया कि एक बड़ा कंसल्टेटिव ग्रुप बने और सब लोग एक बैनर के अंदर आके जो है इस मुद्दे पर इसके खिलाफ खड़े हों। तो 8 फरवरी को काज़मी साहब कैफी आजमी एकेडमी में एक बहुत बड़ा कंसल्टेटिव मीटिंग पूरे यूपी लेवल का बुलाया, मैंने बुलाया वहां पर। और उसमें इत्तेफाक ये है कि हर फिक्र के लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को, जमहूरियत को मानते हैं, वो सभी लोग, दानिश्वर, मुफक्कीरीन, उलमा इकराम, सब वहां शामिल हुए और तय हुआ कि सीए का जो पीसफुल तरीके से इसका विरोध होगा। तो 9 दिसंबर को जब ये पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, तो उस दिन हमने जीपीओ पे उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी तहरीक का हमने आगाज किया। फिर उसके बाद हमने ये तय किया था, जब ये संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान की बुनियाद पड़ गई और मुझे हमारे बुजुर्गों में प्रोफेसर रमेश दीक्षित, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, जो इस आंदोलन की चेयरपर्सन है, उन्होंने कन्वीनर की जिम्मेदारी हमें दी थी। तो उसके बाद ये था कि हम जिले जिले में जाएंगे
और इसके खिलाफ जनता को हम लामबंद करेंगे, खड़ा करेंगे। फिर 13 दिसंबर को जौनपुर में एक बहुत बड़ा जलसा इसके खिलाफ, यूपी में सीए का जो रजिस्टर्ड प्रोग्राम है रैलियों में, वो हमने जौनपुर में किया। मैं गया वहां पर और बहुत बड़ी तादाद में लोग, हिंदू मुसलमान सब शामिल हुए। और 19 दिसंबर को ये जो नेशनल कॉल थी, आपको मालूम है काजमी साहब कि जिस दिन शहादत दिवस है अशफाकुल्लाह खां का, रमसा बिस्मिल का, हम सब लोगों ने परिवर्तन चौक को चुना कि वहां पर हम पीसफुली हम जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, जबकि हुकूमत की ये मर्जी नहीं थी, वो चाहते थे कि वो घरों से उठा लाएं। लेकिन जनता को हमने ऐसे तैयार किया था कि वो पीसफुल तरीके से वहां पे जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। 1 बजे का कार्यक्रम शुरू होता है, 4 बजे तक हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल चलता है। फिर अचानक एक भीड़, पर्यटन चौक के जो चारों रास्ते हैं वहां से, उसमें भीड़ भीड़ स्टॉल की जाती है, उनके हाथों में पत्थर हैं, पेट्रोल हैं, और वो 10 मिनट के अंदर, क्योंकि काजमी साहब आपको मालूम है कि इस पूरे दिल्ली के इतिहास में हम लोगों का नाम, चाहे दिल्ली की सरकार हो, विपक्ष हो, पुलिस हो, वो ये तो जानते हैं कि ये लोग जहां होंगे वहां पे कोई वायलेंस नहीं हो सकता। तो पर्यटन चौक पे वायलेंस प्लांट किया गया। मैं कह रहा हूँ कि सरकार के लोगों ने वायलेंस प्लांट किया कि जिससे मुहिम जो है कमजोर पड़े। अब आप बताइए कि प्रोटेस्ट करना इस देश के अंदर कौन सा गुनाह है? मतलब इंदिरा गांधी जी ने तो खैर इमरजेंसी का एक प्रोमो दिखाया था, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और योगी जी हमारे जो वजीर आला हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने पूरी फिल्म देश को दिखा दिया। उसके बाद क्या होता है 19 दिसंबर के बाद काजमी साहब, कि जिस तरह से पूरा इंसानों का सैलाब पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आया, ये इतिहास है कि उनके हाथों में तिरंगा, उनके हाथों में संविधान के बेसिक प्रियम्बल, गांधी, नेहरू, बोस, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, ये इन हीरोज के सपनों के साथ वो सड़क पर आए थे। जब वायलेंस हुआ, वायलेंस के बाद इन्होंने क्या किया कि भेड़ बकरियों की तरह से जो इन्हें सड़क पे मिला लखनऊ में, जिसकी दाढ़ी थी, जिसकी पहचान मुसलमानों जैसी थी, जिसका नाम मुसलमानों जैसा था, उनको इन्होंने उठा के दंगों का मास्टरमाइंड बनाकर इन्होंने जेल में डाला। और पूरा लखनऊ, ऐसा लगता था कि लखनऊ की जिंदगी जैसे रुक गई हो। वो खौफ, वो वहशत का माहौल कि कोई एक दूसरे को पहचानने को तैयार नहीं। मेरे घर पे काजमी साहब 20 दिन छापे पड़े। मैं तो उस वक्त, हमारी अभियान कमेटी का आदेश था कि हमें अरेस्ट नहीं होना है, क्योंकि हमें एक बड़े काम को आगे बढ़ाना है, लोगों को लेके चलना है। तो हमने इमीडिएट फिर अपनी एक बड़ी हमने लीगल कमेटी फॉर्म की, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल जा चुके थे। आंदोलन की जिम्मेदारी होती है काजमी साहब, आंदोलन छोटा हो या बड़ा हो, उसको बहुत ही जिम्मेदाराना तरीके से उसको निभाया जाना चाहिए। अब जो जेल गए थे तो हमारी जिम्मेदारी थी कि जो निर्दोष हैं उनको हम जेलों से निकालें। तो फिर हमने लीगल कमेटी बनाई, बहुत सारे नौजवान लॉयर्स, अशमा इज्जत जी जो हमारी लीगल कोऑर्डिनेटर हैं आंदोलन की, उस वक्त जब वो माहौल था तो जेलों में जाके वो उन विक्टिम से मिली, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड थे। फिर उनसे रिलेटेड जो फैमिली थे, क्योंकि आईडी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, और मैक्सिमम जो काजमी साहब जो लोग जेल गए थे वो इतने हाशिए के लोग थे कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा प्रोफेसर पवन राव अंबेडकर जो आंदोलन के हमारे को कन्वीनर है, भाई उसके लिए तो कोई भी बिल ले लेगा, मेरे लिए कोई भी बिल ले लेगा, लेकिन जो जो सेलिब्रिटीज जैसे नाम जो आपको दिल्ली में सुनाई दिए, उनके लिए तो कोई भी बिल लेगा। हमें, हमारा और हमारे जो चेयरमैन थे प्रोफेसर आशीष रमेश दीक्षित, उनका ये मानना था कि ये जो गरीब गुरबा लोग, हाशिए के लोग जो ठेला चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, आखिर इनके लिए कौन खड़ा होगा। अब सरकार ने ये किया कि 50-50 हजार के 2 मुचलके लगा दिए। मेरे लिए तो कोई भी 1 लाख रुपया खर्च कर देगा, लेकिन वो जुम्मन फकड़ू और जो किसी होटल में बहरा है, उसको 1 लाख रुपया कौन देगा? बिल्कुल। या उसके लिए कोई गाड़ी का बिल क्यों लगाएगा? तो मैं आपको बताऊं कि मूवमेंट को ऐसा डैमेज किया गया कि अगले 4 महीने का पूरा वक्त दिसंबर के बाद से हमारा जेल, बेल और सारे गरीब लोगों की मदद करना, उनके परिवारों पे राशन पहुंचाना, उनके घर के लोगों की कफालत करना, हमारी तहरीक का तो इसी में गुजरा। आप, बहुत अहम बात है, आपने अखबार में पढ़ा होगा जब 19 दिसंबर हुआ, सरकार ने कहा कि
इसके अंदर बांग्लादेशी लोग बुलाए गए, इसके अंदर कश्मीरी लोग आए, पत्थरबाज आए। आपको मालूम है काज़मी साहब वो कौन लोग थे? जी आप लखनऊ आते होंगे तो यहाँ पे वो सारे खाना खाने के मुगलाई होटल्स हैं। जी जी लालबाग जी में है, हज़रतगंज में है, जी नौशी जान हो जैसा एक होटल है एक वहाँ जी पर, जी दास्तर जी जी ख़्वान है। जी उसमें जो शेफ़ हैं हाँ और जो बैरे हैं, वो बेसिकली कलकत्ता के एक बहुत ही गाँव के गरीब लोग हैं। हम्म, वो वहाँ पे 6 साल, 8 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं। उम्र कितनी है? 14 साल, 15 साल, 16 साल। अब होटल्स के लोगों ने तो पहचानना ज़िंदा कर दिया। सरकार ने हम्म, कहा कि बांग्लादेशी हैं। हमने उनके बारे में पता किया, उनके जहाँ वो रहते थे, उनके घर गए, उनके कलीग से मिले, तो उनका आईडी मिला कि ये मालदा के रहने वाले हैं, पिछले वहीं के मुकीम हैं, उनके बाप-दादा वहीं के, कोई बांग्लादेशी नहीं है। तो ऐसे 7 नौजवान थे जिनको इन्होंने बांग्लादेशी आतंकवादी कहकर बहुत बड़ा कुछ प्लान किया हुआ था। हम्म, तो काज़मी साहब वो केस हम लोगों ने लिया। अच्छा प्रोफ़ेसर पवन राव अंबेडकर का जो केस है, उनको हेलमेट से इतना मारा पुलिस ने कि 3 हेलमेट टूट गए। वो बरेली के एक कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज में मैथ्स के प्रोफ़ेसर हैं हम्म, और बहुत ही सामाजिक न्याय के सवाल पर कमज़ोरों के सवाल पे वो बहुत ही बहुत दिल के साथ वो लड़ते हैं। तो वो जेल में थे। कहा कि ये तो साहब ये नक्सलाइट हैं, आदिवासियों के बीच से आया हुआ है। तो 3 महीना तो हमें लग गया कि हम किस तरह से जो है इनको जेल से निकालें। तो हमने 22 लोगों का जो बहुत ही गरीब हाशिए जिनकी खबर आपने भी पढ़ी, वो ठेले जी वाले, जी जी उनका नाम है कलीम साहब। जी जी वो आईएम चौक है लखनऊ में, वहाँ पे एक झुग्गी है। वो हम्म, झुग्गी में रहते हैं, उनकी बीवी है और बच्चा नहीं है। हम्म, घर में कुछ 4-6 बर्तन होंगे। हम्म, उसके ऊपर जो है तो उसका हमने 1 लाख रुपया का इंतज़ाम करके 2-2 4-4 10-10 रुपया इकट्ठा करके उसका हमने बिल कराया था। एक जी ठेले पे लगा दिया था कि कम से कम रोज़ाना तुम 200-300 रुपए का तुम्हारा अपना खर्चा चलेगा। ठेले का हम्म, इंतज़ाम भी हमारे जानने वालों ने किया था। जी जी अब उसको 21 लाख का उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उसको बिल भेजा है दंगों की भरपाई करने के लिए। जी तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि सीसीटीवी पे जितने भी चेहरे थे, जो दिख रहे थे कि हज़रतगंज में कुछ प्रोमिनेंट हैं, घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, उनको इन्होंने कहा कि साहब ये है मास्टरमाइंड और उनकी तस्वीरें जो हैं पूरे लखनऊ में चस्पा कर दी गई। अब आप सोचिए कि ऐसे लोगों की अगर हत्याएँ हो जाती, मॉब हम्म, लिंचिंग हो जाती तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होता? बिल्कुल जबकि कोई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। हम्म, लखनऊ की जो कोर्ट है, मैं उस वक़्त उसमें मौजूद था, एसएस पांडे जज साहब जो थे, पहला जो हियरिंग होता है जहाँ से बेल शुरू होती है। एसएस पांडे ने जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो आईओ थे, उनसे कहा कि आपने बताइए कि आपने धारा 144 लगाई, तो क्या आपने इसको पब्लिश किया अखबार में? तो हम्म, उन्होंने कहा नहीं पब्लिश नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हज़रतगंज की दुकानें खुली थी, बोला हाँ खुली थी। उन्होंने कहा भाई दुकानें खुली होंगी तो 4 लोग इकट्ठा होंगे। बोला नहीं साहब वो इंटेंशन की बात है। तो जज साहब ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि किसकी क्या इंटेंशन है? कौन प्रोटेस्टर है, कौन क्या है, सबकी आपने फोटो लगा दी, सबकी आपने फोटो खींची। फिर उन्होंने कहा कि देखिए आपके पास कोई सबूत है, वीडियो सबूत जिसमें ये सभी लोग जो आपने दिखाया है कि होर्डिंग में दिख रहे हैं, ये कहीं आग जला रहे हैं, कहीं आगजनी कर रहे हैं। बोला साहब नहीं, कोई सबूत नहीं है। बोला आपने फिर कैसे फोटो सबकी तस्वीर लगा दी आपने? उन्होंने कहा कि आप हमें वीडियो का सबूत लेकर आइए, नहीं तो मैं इनको सबको बेल दे रहा हूँ। हम्म, तो जो शुरुआती बेल हो पाई जी वो बेल एसएस पांडे साहब हमें बहुत भरोसा था अदालत से यहाँ की लोअर कोर्ट से बेल होनी शुरू हो गई। अब जब सरकार ने ये देखा कि उनकी मतलब बेल से लोग छूट रहे हैं, तो उन्होंने नया काम किया। नया काम ये किया कि पहले तो उन्होंने एक एडीएम के ज़रिए आदेश निकाल कर जो नुकसान का इवैल्यूएशन अपने मन से कर लिया, हम्म, इतने करोड़ का नुकसान हुआ। जो उसमें चिन्हित किए हुए लोग थे 60 या 64 लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने किसी पे 5 लाख, किसी पे 4 लाख, किसी पे 3 लाख। इत्तेफ़ाक ये है कि अगर आप इसमें 2-3 लोगों को छोड़ दें, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो 5,000 रुपए भर देगा। जी जी अब एक कलीम दूसरा लड़का है, जो यंग लड़का है हम्म, मैं उसके घर पे गया, तो वो उसके चचा का घर है। तो चचा ने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई 2 कमरे का घर बनाने में। हम्म, अब सरकार कह रही है
मतलब मान लीजिए कि मैंने घर नहीं बनाया, मेरे पिता ने घर नहीं बनाया, हम्म। बंटवारा हो गया, तो आप मेरे चचा का घर कैसे कुर्की कर लेंगे? कैसे हम्म। आप उसे नीलाम कर देंगे? तो सही। साहब उनके ऊपर भी चचा का घर, उसमें इन्होंने एक तरीका अपनाया है कानून के अंदर जो है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपके किसी भी आदमी से वसूली कर लेंगे। तो ये जो अब एडीएम का आदेश था, हम्म। इसको हम लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने इसको चैलेंज किया। हम्म। चैलेंज करने के बाद एक कानपुर के मामले में रिकवरी ना करने का आदेश आया। उसकी हम्म। बेसिस पे हम लोगों ने, हमारी जो लीगल टीम थी, उन लोगों ने सरकार को कहा कि अभी ये तो वैसे भी स्टे है और हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया है और आप ये होर्डिंग उतारिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने के बावजूद उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश की अदालत को नहीं माना। जी, अच्छा, वो अदालत के मानने की बात मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बाकायदा कि प्रोटेस्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इजाजत है। उसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या यूपी की गवर्नमेंट हो या जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, वो उसको मान नहीं रही, मतलब उसको अहमियत ही नहीं दे रही। अच्छा, इस सबके बीच में जो कुछ एक तरह से सामाजिक ताने बाने में भी नुकसान पहुंचा है, खुद जिस तरह से नफरत को एक जगह दी गई है बाकायदा समाज में, जिस तरह से मॉब लिंचिंग के आरोपियों के साथ भी हमदर्दी करने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में वो हालात कुछ ज्यादा नजर आते हैं। तो इसको सही करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी, कोई कोई तरीका आपके इस संविधान बचाओ देश बचाओ आंदोलन के तहत या आपकी पार्टी के साथ तहत या कुछ सेकुलर पार्टियों ने मिलकर के कोई ऐसा कोई प्लान बनाया आज तक कि इससे किस तरह से उभारा जाए लोगों को? आखिर जब तक ये अगर ये नफरत पनपेगी तो देश का, राज्य का नुकसान ही होगा। वो कैसे वापस नॉर्मल जिंदगी समाज में जो लोग हैं वो कैसे महसूस कर सकें, उसके लिए कोई चीज सोचिए आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हालात है, आपने देखा होगा कि पिछले इन 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 वर्षों में तकरीबन जो है 10,000 के आसपास फेक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए। और मैं आपको बताऊं कि वो चुन चुन कर दलित, ओबीसी, यादव, पासी, गुर्जर, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें इन्होंने 85% का रिजर्वेशन दे दिया हो हम्म। इनकाउंटर करने में जो है। जी जी मुसलमान तो जी। पहले ही लाइन में लगा हुआ था। जी जी जी। इस सरकार को, योगी जी की सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया कितनी बार। एनएचआरसी ने जितनी नोटिसेस उत्तर प्रदेश को भेजी हैं, देश के किसी सूबे को नहीं भेजी। यूनाइटेड नेशन में उत्तर प्रदेश को लेकर योगी की सरकार क्या कर रही है, उसको लेकर बहुत ही गंभीर चर्चा हुई कि भाई ये उत्तर प्रदेश में, भारत में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जब ये हमारे अदालत को नहीं मानते हैं, हमारे संविधान को नहीं मानते हैं, तो ये जो संघी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, इनका कोई देखिए विश्वास लोकतंत्र और संविधान में भारत के नहीं। इसलिए फिर जब ये सीए का मैटर आया, तो सरकार का ये अंदेशा था कि वो इसे हिंदू मुस्लिम बना लेंगे और ये इसको थोड़ा कम्युनल कलर देंगे। लेकिन काजमी भाई, मैं आपको बहुत ही, आप मेरा सोच विचार जानते हो, मैं हम्म। भारत के लोगों को सलाम करना चाहता हूँ कि जी। भारत के लोगों ने, आम नागरिकों ने समझा कि ये कितना खतरनाक कानून या एक्ट है और इसके खिलाफ पूरे देश में आपने देखा, वो सभी लोग जो थोड़ा सा फिक्र रखते हैं, जिंदा हैं, उन्होंने भारत सरकार की, मोदी सरकार की मुखालफत की कि आप ये जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। जब सीए का ये मुद्दा आया, तो हमने ये कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक है, इसलिए जो भी विपक्ष में है हम उनसे जाके मुलाकात करेंगे और हम उनसे कहेंगे कि इस आंदोलन की बागडोर, इस लड़ाई की बागडोर आप संभालिए, क्योंकि विधानसभाओं में देश के ऐवान में जो हैं वही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो हमने इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी से बात की और हमारे अभियान में बहुत सारे दूसरे दूसरे फिक्र के लोग इसके अंदर शामिल थे, दूसरी सोच विचारधारा के लोग थे। तो सबसे पहले हमें अखिलेश यादव जी का उनके दफ्तर से फोन आया कि आप पूरा कन्वीनिंग कमेटी को लेकर आइए।
तो हम उनके पास गए और उनके सामने हमने ये पूरा जो जनता की सोच है, मुसलमान क्या सोच रहा है इसके बारे में, वो कितना खौफज़दा है, कितना वो डरा हुआ है, क्या होने वाला है इसके अंदर। तो मैं आपको बताऊं काज़मी साहब, उन्होंने 1.5 घंटे का 2.5 घंटे 1.5 से 2 घंटे उन्होंने इस पूरे मुद्दे को चर्चा करने में लगाए और उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को पूरे प्रदेश में जो ये कॉल है उसके साथ समाजवादी पार्टी इसकी मरते दम तक मुखालफत करेगी। और अखिलेश यादव जी ने एक और जो भारत के किसी नेता ने, किसी मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने वो बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि अगर ये एनआरसी या एनपीआर ये लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि मैं पहला आदमी होऊंगा कि जो मैं अपना फॉर्म नहीं भरूंगा। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जितने वर्कर हैं, जितने लोग हैं, वो सभी लोग जो सिंपैथी रखते हैं वो इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करें और हम इसको नहीं होने दें। तो अब मसला ये है कि देखिए, जो चीजें पॉलिटिकल हैं वो तो उसका हल तो पॉलिटिक्स से होगा। हम ये मानते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, भैया इससे पहले भी सरकारें थी, बीएसपी थी, दूसरी पार्टियां थी, आप कम से कम उनसे बात तो कर सकते थे, आप नाराजगी जाहिर कर सकते थे। तो जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस देश उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता से बेदखल नहीं करती है, उत्तर प्रदेश में किसी को कोई चैन सुकून नहीं मिलने वाला है। पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, पहले तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, फिर वो यादव नॉन यादव, फिर हमारे नेता अखिलेश यादव जी का शुद्धिकरण कराया गया। आप सोचिए कि एक सूबे का मुख्यमंत्री किसी को पिछड़ा समझ के, शूद्र समझ के, अनटचेबल समझ के, किस मतलब दूषित मानसिकता का ये इंसान होगा, वो उनका मतलब कहता है। अब आज देख लीजिए, ठाकुर पंडित चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्राह्मण समाज के लोग ये समझते थे अखिलेश यादव जी ने के ऊपर क्या इल्जाम रहा काजमी साहब पिछली सरकारों में कि भाई ये बहुत ही प्रो अपर कास्ट नेता हैं। वो किसी भी समाज के, चाहे वो दलित हो, बैकवर्ड हो, ठाकुर हो, पंडित हो, मुसलमान हो, वो जो यंगस्टर्स हैं उनको बहुत मौका देते हैं और वो चाहते हैं कि समाज इस दूषित जातिवादी व्यवस्था से, सोच से बाहर आए। मैं उनको मौका दूं ताकि उनको ये लगे कि हाँ, कुछ हमें दलित बैकवर्ड कुछ नहीं होता है, हमें इस समाज को आगे ले जाना है, हमें जो भारत की परिकल्पना है, जो हाशिए के लोग हैं उनको हमें आगे लेके चलना है। वो ये सोच के करते रहे। और आज के मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि ठाकुरशाही किस अंदाज में पूरे प्रदेश में चल रही है। तो इसका हल है कि उत्तर प्रदेश, जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। इसका हल ये है कि 2022 में यहाँ पर हालात बदले, सरकार बदले और हालात बदले। तो अब ये बताइए कि इसमें सरकार बदलने के लिए, हालात बदलने के लिए जो सेकुलर पार्टियां हैं आपके यूपी में, उनके साथ कितना तालमेल है, कैसे होगा? आप चूंकि समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो आप क्या कहते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, मसलन कांग्रेस है या बीएसपी है या जो भी पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिलकर के जो सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं, क्या उनमें कोई मीटिंग पॉइंट, कोई चीज ऐसी बनने के इम्कान है कि वाकई उसमें कामयाबी हो, या अगर वोटें बट करके बिखर जाएं और फिर वही जीत करके आ जाएं, तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे हालात हैं उसके लिए तैयार नहीं है, तो कैसे इससे निजात मिले? देखिए, उत्तर प्रदेश में हालात या जो कुछ भी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जो पूरी गुंडागर्दी इस प्रदेश में चल रही है, सारा समाज, सर्व समाज परेशान है। किसान मजदूरों की बात तो छोड़िए, अब तो ये जिनको हम अपर कास्ट कहते हैं उन्हीं के बीच में झगड़ा लगवा दिया इन्होंने, घर घर में झगड़ा करवा दिया है। इनका इलाज है कि 2022 में सत्ता बदले और यहाँ के हालात बदले। देखिए, 2017 में अखिलेश यादव जी ने वो इस सोच के हैं कि वो चाहते हैं हमेशा कि जो समान विचारधारा के लोग हैं वो एक साथ आएं। और आपने देखा कि 2017 में अखिलेश यादव जी ने जहां पर 25 एमएलए की सीट नहीं थी कांग्रेस की, अखिलेश यादव जी ने 100 से ऊपर के टिकट दिए, लेकिन 6 से 7 एमएलए कांग्रेस के आए। उल्टे जो है हमारी सीटों पे नुकसान हो गया, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने वैचारिक रूप से जो है बीएसपी से उन्होंने गठबंधन करने का एक बहुत बड़ा फैसला उठाया, जिसमें आप बज़ाहिर अगर आप बाहर से देखेंगे
तो आप ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने अपना नुकसान कर लिया। लेकिन ये चीज जो तजर्बे रहे हैं पिछले, उससे हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास नौजवानों की एक बहुत बड़ी फौज है, जिसके पास संगठन की ताकत है। तो 22 में ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव साहब फैसला करेंगे कि उनके साथ कौन आता है कौन नहीं आता है। लेकिन तजर्बे जो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इन पार्टियों से के साथ रहने से नुकसान ज्यादा हुआ है, फायदा कम नुकसान ज्यादा हुआ है। दूसरी बात ये है कि अब आप ये देखिए कि जब ये पूरे देश को मालूम है कि जनाब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की बागडोर को या बीजेपी से निकाल सकते हैं, उस बीच में कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी जी जो है, जब हम सब लोग ये मानते हैं कि ये देश, इसका लोकतंत्र, संविधान सब निपट चुका है, अब ये किस दिन इसको ये आग तो पहले लगा चुके हैं, किस दिन नाम इसका चेंज करेंगे, किस दिन ये क्या करने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बन के आती है। अरे हम तो कह रहे हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जो जहां है जाके मुख्यमंत्री बचाइए। ये सुबह हमारे हाथ में जब समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, आपका वोट शेयर तो बचा नहीं है कोई, ना दलित में आपका वोट शेयर है, आप मुसलमानों के बीच में फाड़ करवा कर आप चाहती हैं कि 2017 की तरह जो बीएसपी में और सपा में मुस्लिम वोट का डिवीजन हुआ था, वो डिवीजन दोबारा प्रियंका गांधी के जरिए होने वाला उत्तर प्रदेश में, और क्रेडिट विल गो टू प्रियंका गांधी कि आपने कितना बड़ा योगी आदित्यनाथ जी का मदद किया। तो मैं आपके जरिए जो भी नाज़रीन हैं पूरे देश दुनिया के जो इसको देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से, जो लोग इस मुल्क की एकता और सलामती को प्यार करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को प्यार करते हैं, आप सब लोग इस मुल्क को बनाने में हम सब लोग जहां जहां पे भी हैं एक दूसरे का साथ दें। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, हम लोगों के सहयोग से, जो हम कह रहे हैं कि आपके सहयोग से ये जितनी भी तकलीफें उत्तर प्रदेश में हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, अखिलेश यादव जी की क़यादत में हम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की गुंडई को यहाँ से बेदखल करने का पूरा मादा और ताकत रखते हैं। आप सब, अगर हम सब खड़े हो गए, ये 2022 में होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जामई साहब। संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के कन्वीनर हैं आप, और आप दर्शकों को मैं दोबारा याद दिला रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, और नौजवान चेहरा, उभरती हुई लीडरशिप, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी के साथ आप कंधे से कंधा मिला करके कुछ काम, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि सेकुलरिज्म की जीत के लिए, देश के संविधान बचाने के लिए, देश की जो रूह है, जो धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, उसको बाकी रखने के लिए आप मजबूती से आगे बढ़ें। और हमें इस बात की भी आशा और उम्मीद है कि जो दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं वो भी अपने तरफ से पूरा कोऑपरेशन देंगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।